हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब में। दिस इज अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने जीएस के बारे में, जीए के बारे में बहुत कुछ बताया था और उसके अंतर्गत मैंने एक सेक्शन स्टार्ट किया जिसका नाम है करंट अफेयर्स, और वो अति महत्वपूर्ण श्रेणी होने के कारण उसका नाम मैंने रखा है करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र। करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र। तो आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत मैं अविनाश चंद्रा आज के महत्वपूर्ण 29 तारीख 29 अगस्त 2020 का महत्वपूर्ण जो कलेक्शन है वो करंट अफेयर्स लेकर आया हूं समसमय की, जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड, तैयार हो जाओ आज के लिए। जो बोर्ड पे मैंने लिखा है आप उसको नोट डाउन कर लो और इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब आपका रेडी रहो। दोस्तों, मैं चलता हूं, देखो मैं चलता हूं पहले पॉइंट की तरफ, और वो पहला पॉइंट मैंने यहां लिख दिया है CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग है ना। जैसे IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी तरह यहां CPL में खेलने वाला पहला भारतीय प्रवीण तांबे। मैं पहले क्वेश्चन का डिस्कशन पे आ रहा हूं और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो प्रवीण तांबे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कम समय तक इन्होंने क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में आप लोग देखे होंगे, बट प्रवीण तांबे का नाम सुना होगा। इसके नाम के साथ ही आपके दिमाग में एक जहन में आ रहा होगा कि प्रतिभा किसी का भी मोहताज नहीं होता बच्चों, है ना। प्रतिभा किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। प्रतिभा किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी बड़े छोटे का कभी मोहताज नहीं होता। प्रतिभा तो प्रतिभा होता है, कभी भी आ सकता है आपके पास, और वो प्रतिभा का ही पदार्पण कर रहे हैं प्रवीण तांबे। CPL मतलब मैं यहां बता दूं आपको कि CPL का मतलब क्या होता है। जैसे IPL होता है उसी प्रकार CPL होता है। CPL का मतलब होता है कैरिबियन प्रीमियर लीग। याद रखना दोस्तों, कैरिबियन प्रीमियर लीग। अगर इसका मतलब पूछ दे तो कैरिबियन प्रीमियर लीग। याद रखना बच्चों, कैरिबियन प्रीमियर लीग याद रखना। ये भारतीय लेग स्पिनर है प्रवीण तांबे जो है। प्रवीण तांबे कौन है? भारत के क्रिकेटर है ना, पुरुष क्रिकेटरों में से एक है, और ये लेग स्पिनर है। याद रखना, लेग स्पिनर बॉलिंग करता है वो, ठीक है, याद रखना। और ये कैरिबियन प्रीमियर लीग से संबंधित है। प्रवीण तांबे, आपको बता दूं कि 2013 में IPL के इतिहास में पदार्पण किया था। 2013 में इन्होंने IPL क्रिकेट में पदार्पण किया था, और उस समय में उम्मीदता है इनका जो उम्र था लगभग 41 एज के आसपास, और आज के डेट में इसका उम्र है लगभग 48 ईयर्स के आसपास, ठीक है। तो 48 ईयर्स का जो तांबे है, प्रवीण तांबे, ये किसी भी 2020 लीग में खेलने वाला संभवतः सबसे उम्रदराज क्रिकेटर है। तांबे को जो है CPL में टिनबागो नाइट राइडर्स, जिसको TKR बोलते हैं ना, TKR याद रखना, TKR टिनबागो, टी से क्या हो गया, ट्रीन बागो, TKR याद रखना, ट्रीन बागो नाइट राइडर्स, याद रखना, नाइट राइडर्स के लिए पदार्पण किया गया। तांबे किरण पुलाड़ जो है बहुत धुरंधर है, ऑलराउंडर, आप लोगों ने देखा होगा। तो किरण पुलाड़ जो है उनकी अगुवाई वाली टीम जो है उसमें सुनील नारायण की जगह लेंगे। तो ये था प्रवीण तांबे जो CPL में खेलने वाला पहला भारतीय है, और साथ साथ काफी उम्रदराज का खिलाड़ी है जो 48 ईयर्स में ये पदार्पण किया है, और खुद IPL में ये 2013 में आए हुए थे। अब मैं चलता हूं दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये दूसरा प्रश्न है हमारा इंटरनेशनल। देखो मैंने यहां लिखा है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है ना, याद रखना। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मैरिके लुकास, मैं यहां नाम लिख रहा हूं, मैरिके लुकास, याद रखना बच्चों। नीदरलैंड, कहां की है ये? नीदरलैंड की है बच्चों। इस नीदरलैंड को ही किस नाम से जाना जाता है? हॉलैंड। इसी को किस नाम से जाना जाता है? डच। और सबसे पहले जो इथोनेशिया था, इथोनेशिया दैट मीन्स यू कैन से इच्छा मृत्यु, है ना। आप लोग याद रखना, इच्छा मृत्यु की जो है सबसे पहले अपनाने वाला देश भी कौन था? नीदरलैंड था, हॉलैंड था, डच था। आप लोग पढ़े होंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन में डच के रूप में, तो डच को ही हॉलैंड कहते हैं बच्चों, हॉलैंड कहते हैं, इसी का नाम नीदरलैंड है। तो मैरिके लुकास, तो नीदरलैंड, हॉलैंड, डच की जो है 29 वर्ष की, मात्र 29, कितने साल की है मैरिके लुकास? 29 ईयर्स ओल्ड, है ना। ये मात्र 29 साल की मैरिके लुकास, इसका पूरा नाम है मैरिके, आप बोल सकते हो इसका पूरा नाम मैरिके लुकास रिजेनवेल्ड, ऐसे आप मैरिके लुकास से याद रख सकते हो, है ना। यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। अब आएगा कि इनके बुक का नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में आएगा कि इनके बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम याद रखना, द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग,
द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगर नियम की बात करें तो नियम के अनुसार जो पुरस्कार की इनाम राशि है वो 50,000 पाउंड की है। इनाम राशि कितना है बच्चों? 50,000 पाउंड। मैंने क्या बोला? 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड है, या आप बोल सकते हो लगभग $66,000, लगभग $66,000 है ना। 50,000 पाउंड या लगभग $66,000 ये लेखक और जो भी अनुवादक ट्रांसलेटर होते हैं उसके बीच इसको क्या कर दिया जाता है? बराबरी से बांट दिया जाता है। और इसके जो अनुवादक है उसका नाम है मिशेल हचिसन। मिशेल हचिसन। देखो मिशेल हचिसन ने क्या किया था? इसका ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। इन दोनों को इस राशि से क्या कर लेना होगा? तो बांट लेना होगा, एक दूसरे से बांट लेना होगा। ठीक है, अब आते हैं बात कि ये किस चीज पे आधारित बुक है। ये जो बुक आपको दिख रहा है डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, किस चीज पे आधारित बुक है? तो एक ग्रामीण नीदरलैंड का एक कट्टर ईसाई समुदाय, कट्टर ईसाई, याद रखना, एक ग्रामीण समुदाय का है कट्टर ईसाई, ग्रामीण कम्युनिकेट का है। कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है। आप देख सकते हो 2019 का यह पुरस्कार ओमान की लेखिका थी जोखा अलहार्थी का उपन्यास था जिसका नाम था सेलेस्टियल बॉडीज, उसके लिए प्रदान किया गया था, है ना, जो आपका अरबी भाषा में लिखा गया था। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जोखा, याद रखना, एक अभी क्वेश्चन पूछता है, चोखा नहीं जोखा, है ना, जोखा अलहार्थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो, याद रखना हो, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन जो है वो ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो, याद रखना, अंग्रेजी में और ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो, याद रखना बच्चों। अगर आप लोगों को सपोज करो याद ना रहे, अगर आप लोग को सपोज करो याद ना रहे तो उस कंडीशन में आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला किसको? मैरी के लुकास। यानी अगर शॉर्ट में बोलो तो आप शॉर्ट में ऐसा ट्रिक लगा सकते हो, मार, कोई भी क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में बॉलिंग करते हो तो क्या मार के बोल्ड करते हो ना, तो मारी के लो, है ना, मार के लो बोल्ड, मार के लो बोल्ड, मार के लो बोल्ड, मार के लो बोल्ड, ऐसे करना है ना, मार के लो, तो मैरी के लो, याद रखना, मैरी के लो यानी मार के लो बोल्ड, बोल्ड कर दिए, रूजवेल्ट आ गया यहां पर नाम, और मार के लो बोल्ड। जब किसी को थ्रो मारते हो ना, जब थ्रो मारोगे तो क्या होगा? जोर से लगेगा, एकदम काफी स्पीड में आएगा, शोएब अख्तर के बॉल जैसा। मार के लो, थ्रो मारेगा ना स्पीड से, तो क्या मार के लो बोल्ड हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? बैट्समैन को डर आएगा, यानी वो कंफर्ट होगा या डिस्कम्फोर्ट होगा, तो वो डिस्कम्फोर्ट जोन में आएगा, यानी बुक का नाम क्या होगा? डिस्कम्फोर्ट। और शाम के समय में ऐसे भी थ्रो अगर मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे तो क्या हाल होगा उसका बैट्समैन का, आप समझ सकते हो। तो याद रखने के लिए मार के लो बोल्ड और डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, ऐसे याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं तीसरे प्रश्न की ओर। मार के लो बोल्ड कब? इवनिंग में, है ना, और क्या होगा? डिस्कम्फोर्ट। अब मैं चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है DGNCC मोबाइल ऐप। ये तीसरा नंबर प्रश्न है, यहां मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। DGNCC मोबाइल ऐप। DGNCC मोबाइल ऐप क्या है? इसको बोलते हैं द डायरेक्टर जनरल नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, यानी महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर। रक्षा मंत्री जो है हम लोग का कौन है भाई? तो रक्षा मंत्री है हम लोग का राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। याद रखना बच्चों, राजनाथ सिंह। हम लोग का रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो बना हुआ है आपका DGNCC का, इसका उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर जो भी होते हैं, एनसीसी कैडेट को एक ही मंच पर पाठ्यक्रम, मतलब जो भी आपका सिलेबस रहता है, वो एजुकेशन का जो आपका प्रशिक्षण रहता है, वो प्रशिक्षण वीडियो आदि प्रशिक्षण सामग्री जो है वो प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि इसके जो महानिदेशक हैं, यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ नंबर, भारत और सिंगापुर। देखो भारत और, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता। भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा नीति वार्ता, जिसको DPD के नाम से जानते हैं ना, DPD, क्योंकि यहां रक्षा नीति है, डिफेंस, है ना, पॉलिसी और डिबेट, है ना। तो रक्षा सचिव जो है उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। तो ये डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर का जो अस्थाई सचिव हैं रक्षा के ही, उनका नाम है श्री चैन हैंग, यानी अजय कुमार और चैन हैंग। अजय कुमार और चैन
हैंग। दो व्यक्ति का नाम लिया मैंने, अजय कुमार और चैन हैंग के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और ये सिंगापुर का, याद रखना सिंगापुर का नाम लिया तो सिंगापुर का पीएम कौन है, तो ली हिएसन लुंग, ली हिएसन लुंग इसके पीएम है, सिंगापुर के पीएम है ली हिएसन लुंग। ठीक है, अब यहां का पूछ देगा कि सिंगापुर कहां पर है, तो सिंगापुर एशिया में है, याद रखना। पूछ देगा कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, मतलब राष्ट्रपति कौन है, तो हलीम याकूब, कहीं कहीं हातिम लिखता है, हलीम हातूब, याद रखना दोस्तों, हलीम हातूब यहां के कौन है, याकूब, सॉरी हलीम याकूब, हलीम याकूब जो है यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। और नोट करके आप लिख सकते हो जो सिंगापुर है, सिंगापुर संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पूर्वी एशियाई जो शिखर सम्मेलन होता है उसका, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रमंडल जो राष्ट्र हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री जो हैं, उन सभी का सदस्य है सिंगापुर। मैंने क्या क्या बोला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोल रखा, विश्व व्यापार संगठन बोला, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन बोला, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल ये राष्ट्र के रूप में बोला, और संयुक्त राष्ट्र का एक मेंबर है कौन, सिंगापुर, याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है यहां से कि ये जो सिंगापुर से रिलेटेड जो सैन्य अभ्यास है, कभी कभी सैन्य अभ्यास पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो सिंगापुर के साथ भारत का जो है सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है, याद रखना, बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या नाम है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र याद होगा महाभारत का युद्ध, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ, सिंगापुर और इंडिया के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र के साथ साथ सिम्बैक्स, SIMBAX, सिम्बैक्स 2019, SI से याद रखना सिंगापुर है ना, सिंगापुर याद रखना, सिंगापुर तो याद हो जाएगा SI से सिंगापुर। ठीक है, तो सिम्बैक्स 2019 एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये दोनों जो सैन्य अभ्यास है वो सिंगापुर और भारत के बीच है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर का पहला स्थान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है कौन, सबसे उच्च पायदान पर है कौन, तो सिंगापुर। तो पूछेगा भारत का इसमें स्थान कितना है, तो इसमें सिंगापुर का पहला और भारत का इसमें स्थान है 68। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर का स्थान सबसे शीर्ष, सबसे अव्वल है, पहले नंबर पे यह है, जबकि भारत का स्थान है 68 यानी 68। याद होगा दोस्तों, ये सब चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। अब वो अगला पॉइंट होगा हमारा 5वां नंबर, और ये 5वां नंबर क्या कहता है बच्चों, 5वां ये कहता है जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पद छोड़ा। देखो 5वां नंबर शिंजो आबे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिंजो आबे स्वास्थ्य के कारण ये अपना इस्तीफा दिए हैं, इसके बारे में चर्चा करूं तो जापान का जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे ने पद छोड़ा। देखो मैं उससे पहले बता दूं कि जब मैंने अभी चर्चा किया तूफान का, तो 2019 से 2020 के बीच में जो जापानी जो तूफान वगैरह आए, सैन्य अभ्यास भी हुआ, मैं बताऊंगा। तो जो भी तूफान वगैरह आए उस तूफान के बारे में मैं बता दूं। एक का नाम है हेगिबास, ठीक है, हेगिबास नामक तूफान कहां आया था बच्चों, तो जापान में आया था, याद रखना। दूसरा है फैक्सई, ये क्या है, तूफान है। हैगिबास पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाए कि हैगिबास क्या है, तो हैगिबास एक तूफान का नाम है। फैक्सई क्या है, तूफान का नाम है। जैसे कटरीना वगैरह होता है ना तूफान का नाम, कटरीना हीरोइन नहीं तूफान, तो हैगिबास तूफान, फैक्सई तूफान किस देश से संबंधित है, तो जापान से। तो जापान का भी मैं किसके बारे में बता रहा हूं, शिंजो अबे के बारे में, जो कौन थे, प्रधानमंत्री, जो क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। जापानी प्रधानमंत्री अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण 28 अगस्त यानी 28 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, और वे 65 साल के हैं। कितने साल के हैं बच्चों, तो ये शिंजो अबे जो है 65 ईयर्स ओल्ड, ये कितने वर्ष के हैं, तो 65 साल के हैं। और इन्हें आंत जो इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे। लार्ज नाम है लेकिन वो छोटा होता है, जबकि स्मॉल है वो बड़ा होता है। तो ये इंटेस्टाइन में शिंजो आबे को प्रॉब्लम है, आंत में, पेट में, है ना, पेट के नीचे, स्टोमक के नीचे जो आंत होता है उस आंत में समस्या है, और वो आंत से जुड़ी हुई जो बीमारी है जिसका नाम है अल्सरट्रेटिव, जो आंत में प्रॉब्लम है शिंजो आबे जी को, वो है उस आंत से जुड़े हुए बीमारी का नाम है अल्सरट्रेटिव। याद रखना दोस्तों, अल्सरट्रेटिव कोलाइटिस,
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी से। ये इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है शिंजो आबे को, यहां इसके आंत में सूजन हो गई है, थोड़ा दर्द महसूस होता है, इनको काफी परेशानी महसूस हो रही है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। शिंजो आबे ने इसी महीने प्रधानमंत्री के तौर पर 7 वर्ष 6 महीने, कितने बोले मैंने, 7 वर्ष 6 महीने, मतलब अगर लगभग कैलकुलेट कर लो तो 2803 दिन के आसपास, 2803 दिन के आसपास ये अपने कार्यकाल को पूरा किए, इतना समय पूरा किए। अभी उनका और एक ड्यूरेशन बाकी था, मतलब 1 साल का। शिंजो आबे ने अपने ही रिकॉर्ड, मतलब जो अपने चाचा थे उनके, जिसका नाम था इसाकू सैतो, इसाकू सैतो, कौन थे इसके, शिंजो आबे के चाचा थे, है ना। शिंजो आबे के चाचा का नाम था इसाकू सैतो, इनका ही रिकॉर्ड इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। आपको बता दूं कि ये जो आपका जापान है, यह एक द्वीपीय देश है, ये प्रशांत महासागर में घिरा हुआ द्वीपों का देश है, और इसकी राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है, और इसकी जो करेंसी है वो करेंसी है येन, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी प्रधानमंत्री पीएम के बारे में जो भी मैंने बताया, और वो इस्तीफा दे रहा है। फिर से मैं बता दूं, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पद से क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर, और वो मेरा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 6। और 6 क्या कहता है बच्चों, 6 कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। क्वेश्चन नंबर है 6, प्रधानमंत्री पीएम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन लोग धन पैसा योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरा का पूरा अभी 6 वर्ष अपना कंप्लीट कर लिए हैं। कितना वर्ष, 6 वर्ष किए हैं। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से हुई थी। मतलब इसका शुभारंभ हुआ था कब, 15 अगस्त 2014 को रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, लाल किले, भारत के लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुई, और इसे 2014 को ही 28 अगस्त को 28 अगस्त को 28 अगस्त 2014 को ही इसको अप्लाई कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। पूछेगा कब हुआ, तो 15 अगस्त 2014 को लॉन्च कब हुआ, तो 28 अगस्त 2014 को, इसलिए 28 अगस्त को ये 6 साल कंप्लीट कर लिया। ये याद रखना। ये क्या है, गरीबों के बैंक खाते खोलने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत अभी तक लगभग अप्रोक्सीमेट 40.35, याद रखना दोस्तों, ये आंकड़ा कभी कभी पूछ सकता है एक्सेप्शनल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में, 40.35 करोड़ से अधिक खाता धारक इसमें बन चुके हैं, खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कितने वर्ष, 6 वर्ष पूरा किए। कब स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से, और 28 अगस्त 2014 को यह लॉन्च कर दिया गया। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वंदे भारत मिशन 6ठा चरण, वंदे भारत मिशन। देखो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है वंदे, बहुत से बंकिम चंद्र चटर्जी जो हमारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है वो बहुत से वंदे मातरम, बहुत से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ था ये वंदे मातरम, जो आपका आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। इसके बारे में और भी पढ़ोगे आप जीएस के अंतर्गत। तो वंदे भारत मिशन क्या था, तो आपको बता दो कि ये वंदे भारत मतलब 1 सितंबर, इसका डेट दिया गया 1 सितंबर 2020, यानी 1 सितंबर से होगी वंदे भारत मिशन के 6ठे चरण की शुरुआत। ये क्या था वंदे भारत, तो कोरोना संकट, जो अभी कोरोना महामारी है बृहद पैमाने पर फैला हुआ, इस कोरोना संकट में विदेश में फंसे जितने भी भारतीय लोग हैं, उन सारे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई, जिसका नाम था वंदे भारत योजना, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मैं एक चर्चा कर रहा हूं, क्या नागरिक, बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उड्डयन मंत्रालय, याद रखना दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, याद रखना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक ये 6ठे चरण के तहत सरकारी जितने भी विभाग के कंपनी है, एयर इंडिया, खासकर एयर इंडिया का नाम ले लूं, एयर इंडिया का 31 उड़ानें चलाई जाएगी, 31st उड़ान को चलाई जाएगी, और मिशन का चरण जो है अभी 5वां मिशन का चरण समाप्त होने पर है। 31 अगस्त 2020 को ये 5वां चरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और 1 सितंबर से ये 6ठा चरण की शुरुआत हो जाएगी। तो बच्चों
मैंने पढ़ा कि वंदे भारत मिशन जो थे, छठे चरण की शुरुआत हो चुकी है, पांचवां चरण समाप्त हो चुका है और छठे चरण की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। अगला क्वेश्चन चलता है, एम नरवणे ने किया पुस्तक का विमोचन। तो 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, एम नरवणे ने किया एक बुक का विमोचन, बुक को निकाला। तो एम नरवणे कौन है? तो भारतीय सेना प्रमुख मैं यहां लिख दे रहा हूं, भारतीय सेना प्रमुख ने किया एक पुस्तक का विमोचन और वो भारतीय सेना प्रमुख का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्या नाम बताया? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजर्स यानी यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया। याद रखना मैंने क्या बोला, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजर्स यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक जो है क्लॉज जिसको बोलते हैं, CLAWS बोल सकते हो, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये बुक में आखिर बात क्या है? ये जो आपका बुक है, ये बुक में आखिर बात क्या है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजर यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक बुक में आखिर बातें क्या है? तो इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय है। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच जितने भी प्रकार के राजनीतिक सोच हैं, उन सारे राजनीतिक सोच को विकसित करना है। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल, जिसका नाम था सैम मानेकशॉ, और मैंने बताया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है और इसी के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आजाद हुआ था। इसी के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश क्या हुआ था? बीडी में लिख दे रहा हूं, बीडी बांग्लादेश आजाद हुआ था। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नाम सुना होगा आपने, अजीत कुमार डोभाल और केसी और एम नरवणे, जो मैंने अभी लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, के संदेश इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर चलता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्या कहता है बच्चों? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। दिल्ली 9 नंबर में है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल और कॉलेज पर लगाए गए जो ताला लग चुका है, अभी हर जगह आप लोग जान रहे होंगे, इसी कारण हम लोग को अब ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है। तो घरों में सीमित रहने वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड फिटनेस एक अभियान लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये याद रखना, अभी दिल्ली सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? दिल्ली के सरकार के द्वारा हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड लॉन्च किया गया। इतना दिमाग में रखना। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आप लोग जानते होंगे अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली का जो वहां पे उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है, आप लोग जान रहे होंगे। दिल्ली की योजना भी जान लो, 2 योजना के बारे में बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। एक चैंपियंस अभियान है, चैंपियंस अभियान, दिल्ली का अभियान में योजना में चैंपियन का मतलब क्या होता है बच्चों? चैंपियन का मतलब होता है योद्धा, जीतने वाला, है ना, जीतने वाला। तो वहां पर जो है डेंगू ज्वर जो था, डेंगू से लड़ने के लिए चैंपियंस बनने का आग्रह किया गया, उसका नाम था चैंपियंस अभियान। दूसरा है फरिश्ते दिल्ली के, पहला हो गया ये। दूसरा है, क्वेश्चन पूछ देगा यहां से, फरिश्ते दिल्ली के। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए चैंपियंस अभियान नामक योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई? फरिश्ते दिल्ली योजना नामक योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो ये दोनों दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। और फरिश्ते दिल्ली में क्या है? तो फरिश्ते दिल्ली में है जो भी दुर्घटनाग्रस्त है, जो भी एक्सीडेंटल केस है, जो भी दुर्घटनाग्रस्त है वो, और जो एसिड अटैक से जो भी पीड़ित हैं, जो भी दुख में हैं, उसकी सहायता करने वाले को पुरस्कार करने की व्यवस्था की गई है फरिश्ते दिल्ली में। चैंपियंस ट्रॉफी डेंगू से रिलेटेड फरिश्ते दिल्ली है कि जब एसिड अटैक हो गया हो या किसी प्रकार का दुर्घटना हो गया हो तो उसको सहायता करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। यह था चैंपियंस और फरिश्ते दिल्ली के। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें लेके चलता है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 78 नए मार्ग मंजूरी दी गई। 10वां नंबर क्वेश्चन में है नागरिक उड्डयन। याद रखना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी 78 नए मार्गों की मंजूरी। मतलब नागरिक उड्डयन के द्वारा टोटल कितना नया? 78। आखिर ये उड़ान क्या है? यहां से समझो, उड़ान बहुत प्रचलित एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उड़े देश का
हर नागरिक या आम नागरिक बोलो, है ना, उड़े देश का आम नागरिक। मैं यहां लिख देता हूं, उड़े देश का आम नागरिक। ये योजना है उड़े देश का उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। सरकार ने छोटे मंझले शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए उड़ान नाम से क्षेत्रीय संपर्क योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 50% सीटों का किराया अधिकतम दूरी के अनुसार सरकार तय करेगी। कितने बोला मैंने? 50%, लगभग 50% सीट का जो है वो मुहैया कराएगी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कराएगी। और यह एक आरसीएस योजना है, मतलब रीजनल आरसीएस, रीजनल कनेक्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हो रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चल रहा है। ये दिमाग में रखना है। जो भी उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, जो भी आप उत्तर पूर्व का क्षेत्र देख रहे हो ना, ये जो भी उत्तर पूर्व का क्षेत्र है ना, जो भी ये पूरा ले लो आप, जो भी उत्तर पूर्व का क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र में ले सकते हो, हाँ वो बोल सकते हो आप। तो जो भी उत्तर पूर्व का क्षेत्र है या फिर जो भी पहाड़ी राज्य है, उस समय पहाड़ भी पाया जाता है, और जो भी द्वीप वाला जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब के लिए नए मार्ग का प्रस्तुतिकरण से ये जुड़ा हुआ है। 10वां नंबर पॉइंट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 78 नए मार्ग की मंजूरी। तो चलो दोस्तों अगला पॉइंट चलता हूं। बड़ा ही शानदार और जानदार मजेदार है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय खेल दिवस जो आज के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2020। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अगर पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, किसके याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपसे मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो खेल दिवस मनाते हैं, जो 29 अगस्त 2020 को देश में खेल दिवस मनाया जा रहा है, मनाया गया। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में एक पारंपरिक समारोह के दौरान सम्मानित किया जाता है, प्राइज का वितरण किया जाता है। लेकिन संजोग है कि इस बार लॉकडाउन है, इस बार अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है और कोरोना के कारण यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन ये दूसरे अभ्यू से इसको सम्मानित किया गया। देखो इसमें विशेष क्या है? विशेष है ये कि पहली बार राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं हो रहा है। पहला बात है ये, कारण कोरोना है, ये आप लोग दिमाग में रख रहे होगे, है ना। ये ऑनलाइन आयोजित होगा, आप हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, ये भी ऑनलाइन होगा, है ना। कुल लगभग 74 लोग, जितने भी 74 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाने थे, इसमें लगभग 60 लोग ही उपस्थित हो पाए। ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री जिसका नाम है किरण रिजिजू, किरण रिजिजू को याद रखना, जीजू है ना, किरण जीजू, किरण भी है और इसका जीजू भी है, किरण जीजू। तो ये खेल मंत्री है कौन? मैं यहां लिख दे रहा हूं, खेल मंत्री बच्चों कौन है? किरण रिजिजू, याद रखना। ठीक है, तो ये जो खेल मंत्री है कौन बताया मैंने? किरण रिजिजू, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। किसके लिए? तो मेजर ध्यानचंद के। कितने लोग मैंने बोला? 74 लोगों को आना था। कितने लोग आ पाए? 60 लोग आ पाए। जो केंद्रीय खेल मंत्री है उसका नाम क्या बताया मैंने? किरण रिजिजू ने कहा कि हमें फैसला लेना है कि खेल पुरस्कार जो है वो एडवेंचर की पुरस्कार राशि को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, और इस कारण जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो संभवतः पहले 7.5 लाख होते थे, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसको बढ़ाकर कर दिया गया 25 लाख। और इसके अलावे याद रखना, और इसके अलावे अर्जुन पुरस्कार का जो है वो लगभग 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम अवार्ड है उसमें 15 लाख कर दिया गया है, और जो द्रोणाचार्य रेगुलर है उसका 10 लाख कर दिया गया है, और ध्यानचंद पुरस्कार जो है उसका 10 लाख रुपया राशि कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखना कि इस साल पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलेगा। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है एक साथ 5 खिलाड़ी को मिलेगा, और लगभग 27 प्लेयर के आसपास जो है उसको अर्जुन अवार्ड देने का प्रायोजन है। अब जो राजीव गांधी सबको याद नहीं रखना है, महत्वपूर्ण याद रखना है, एक बार पढ़ लेना है, आप लोग को दिमाग में रखना है मेमोरी में कौन कौन सा है। उम्मीद है ये सारा चीज आप लोग पढ़ लिए होगे, दिमाग में रख लिए होगे। अब मैं चलता हूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो जिनको मिला वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे, आप लोग देख रहे होगे। पहला नाम मैं लिख दे रहा हूं, रोहित शर्मा, भारत के क्रिकेटर हैं। कौन? रोहित शर्मा क्रिकेटर, उनको मिला। एक है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट रेसलर है, याद रखना। विनेश फोगाट कौन है? महिला रेसलर है, याद रखना, महिला रेसलर है। रोहित शर्मा कौन है? क्रिकेटर है। ठीक है, याद रखना, ये सब एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इससे रिलेटेड, है ना, कि कौन सा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, मनिक बत्रा या मनिका बत्रा,
मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। रानी रामपाल जो महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में जानी जाती है, रानी रामपाल, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा महिला हॉकी टीम की कप्तान, इसके बाद मरियप्पन थोगावेलु, मरियप्पन थोगावेलु, ठीक है। ये जो है आपका 2016 के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में रही हैं। इन सभी लोग और भी नाम आप देखना, तो इन सभी लोग इंपॉर्टेंट है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कृत है। टोटल कितना मैंने बोला? 5। तो 1 2 3 4 5, यानी ये पहला अवसर है जब इतने सारे खिलाड़ियों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। और रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिक बत्रा और रानी रामपाल और मरियप्पन थोगावेलु, ये याद रखना आप, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको याद रखना। इससे पहले 2016 में, ये मैं 2020 का बात कर रहा हूं, ये मैंने 2020 का बात कर रखा, और जब आप 2016 का देखोगे तो इससे पहले 2016 में 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया था। अभी 5 बोला, सबसे पहला मौका है जब 5 मिला। इससे पहले 2016 में ऐसा हुआ 4 लोगों को मिला, उसमें से 3 महिलाएं थी, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक जो थी, और दीपा कर्माकर जो महिला खिलाड़ी थी। 3 महिला खिलाड़ी एक साथ थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो ये दिख रहा है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ये अवार्ड पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा ये अवार्ड पाने वाले क्या में क्लियर क्रिकेटर हैं? तो चौथे क्रिकेटर हैं, क्योंकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर 1997 में, इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी 2007 में, देखना वो 7 नंबर का जर्सी भी पहनता है तो याद रखना 2007 याद रहेगा। इसके बाद विराट कोहली है आपका 2018 में। ये तीनों लोग जो थे इससे पहले थे, इसलिए चौथा हो गया है कौन? रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं जो आईपीएल, चूंकि अभी आईपीएल का आयोजन हो रहा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में, मैं पहले बता चुका हूं। तो जो यूएई है उस दौरान जो है रोहित शर्मा जो है वो वहां चले जा चुके हैं। रोहित शर्मा वहां जाने के कारण इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए। और इसके अलावा जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रेसलर विनेश फोगाट, ये नाम बताया था मैंने, वो सेरेमनी में नहीं जा पाए क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, अभी निकले हुए लेटेस्ट, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए। 2 प्लेयर शामिल नहीं हो पाए, रोहित शर्मा और एक रेसलर विनेश फोगाट जो है वो शामिल नहीं हो पाए, ठीक है। 29 साल में दूसरी बार 3 महिला खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला। 29 साल में दूसरी बार, क्योंकि पहली बार मैंने 2016 में 3 का नाम लिया था और अभी मैं 2020 में भी तीनों का नाम लिया हूं। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि 29 साल में दूसरी बार 3 महिला खिलाड़ी को खेल रत्न मिला। 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, और वो 27 का अर्जुन पुरस्कार मैं कुछ नाम लिख देता हूं ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपका। ये था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और मैं अब चलता हूं 27 का नाम एकदम अच्छे से याद रखना। पहला ले लो ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा। दूसरा ले लो दीप्ति शर्मा। देखो दोनों शर्मा शर्मा है ना, दोनों शर्मा शर्मा। एक शर्मा क्रिकेटर है, दूसरा शर्मा भी क्रिकेटर है, लेकिन ये मेल क्रिकेटर है और ये फीमेल क्रिकेटर है। याद रखना, मेल क्रिकेटर और फीमेल क्रिकेटर, शर्मा जी दोनों आ गए, ठीक है। तो ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। दूसरा में रेसलिंग में ले लो आप दिव्या काकरन और कुल अवारे। दिव्या काकरन किसमें है भाई? तो रेसलिंग में है। दिव्या काकरन किसमें है? तो रेसलिंग में। अगर पूछ दे कि सॉरी राहुल अवारे, राहुल अवारे है ना, अवारा था ये, रेसलिंग में है ना, रेसलिंग किसमें है? रेसलिंग में है ना। तो दिव्या काकरन और राहुल अवारे जो थे अवारे, वो रेसलिंग में थे। इसके अलावा सात्विक साईराज, सात्विक साईराज के साथ एक और है चिराग शेट्टी। देखो मैं कॉम्बो कर दे रहा हूं ना, कॉम्बो कर दे रहा हूं, ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला बैडमिंटन में, बैडमिंटन में, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि जो है सूबेदार मनिक कौशिक, सूबेदार मनिक कौशिक, और उसके साथ है एक लवनीना। कौशिक को लव हो गया है ना, तो याद रखना कौशिक लवनीना, ये है बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग से, ठीक है। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद मैं अगले पॉइंट में चलूं तो आकाशदीप सिंह हॉकी से है, दीपिका भी हॉकी से, आप लोग लिख लेना। फिर एक दीपक आता है, दीपक कबड्डी से है। फिर इसके बाद मनु भास्कर है, या मनु भाकर भी बोला जाता है उसको, और सौरभ चौधरी, ये दोनों जो है आपका शूटिंग से है,
शूटिंग करते हैं। संदीप झिंझन जो है वो फुटबॉल से है, और एक संदीप नाम का और एक व्यक्ति है, संदेश झिंझन वो जो होगा वो फुटबॉल से है, और संदीप जो होगा पैरा एथलीट्स है, पैर का प्रॉब्लम रहता है, पैरा एथलेटिक्स से है। इसके आप देखोगे नारायण यादव जो है वो आपका पैरा स्विमिंग से है, मनीष नरवाल जो है वो भी पैरा शूटिंग से है, याद रखना पैरा शूटिंग। ये थी बातें किसकी, तो ये मैंने जो बात किया ये अर्जुन अवार्ड से संबंधित था। इससे पहले मैंने 5 लोगों का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी बात किया। अब मैं बात करूंगा द्रोणाचार्य पुरस्कार से संदर्भित। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से संदर्भित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, उसका नाम जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय। अब ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पुरुषोत्तम राय क्यों फेमस है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये एथलेटिक्स से संबंधित है। सबसे पहले तो एथलेटिक्स है, ये ये एथलेटिक्स से संबंधित है, और ये 79 ईयर्स ओल्ड है, 69 साल के ये व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम राय, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नॉमिनेट किया गया। और आपको बता दूं कि एक दिन पहले इनकी हृदय गति रुक जाने के कारण, या आप बोल सकते हो दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मौत हो गई। तो बड़े दुख की बात है कि पुरुषोत्तम राय इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन याद रखना, क्योंकि यहां से VVI मैं लिख देता हूं, कॉपी फाड़ देना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित आएगा। VVI पुरुषोत्तम राय, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा कृष्ण कुमार हुड्डा भी है, कबड्डी से जो रिलेटेड है। इसका रमेश पदानिया है, हॉकी से संबंधित है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। अब ये था, अब मैं इसके लिए और इंपॉर्टेंट चीज लेकर चलूंगा। ये सारा था पुरस्कार की बातें जो हुई। अब जो ये खेल पुरस्कार जो होता है, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं ध्यानचंद की याद में, मैं ध्यानचंद के बारे में आपको बता दूं कि 3 बार ओलंपिक का स्वर्ण पदक जिताने वाली भारतीय हॉकी टीम के ये सदस्य रहे हैं। कौन? ध्यानचंद। याद रखना 1921 में एम्स्टर्डम, याद रखना 1928 में, याद रखना 1928 जब हमारे यहाँ बारदोली सत्याग्रह हुआ था। याद रखना एम्स्टर्डम ओलंपिक कहां है, तो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी, एम्स्टर्डम, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, 1928 में। दूसरा था 1932, याद रखना 1932 लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहां है? यूएसए में, याद रखना लॉस एंजल्स, मैं लिख दे रहा हूं लॉस एंजल्स, ये नीदरलैंड में है, ये यूएसए में है। और अगला जो हुआ था तीसरा 1936 में बर्लिन में। बर्लिन कहां है भाई? जर्मनी में है ना। ये तीनों ओलंपिक याद रखना है ना, 3 बार ओलंपिक इसमें स्वर्ण विजेता जीतने वाले हॉकी टीम में सम्मिलित थे मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को ही 1905 में, जब बंगाल विभाजन हमारे यहां हुआ था बच्चों। तो 1905 में इनका जन्म हुआ था, बंगाल विभाजन के समय में। किनका? तो ध्यानचंद का। ये सारा चीज मैं किसके बारे में बता रहा हूं? ध्यानचंद के बारे में, मेजर ध्यानचंद के बारे में। और ये 29 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के समय में 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। ये याद रखना, इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। पद्म भूषण याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं ये। हॉलैंड में क्या हुआ था ना कि एक घटना घटा था जिसमें हॉलैंड में उसके स्टिक को तोड़कर देखा गया था। कुछ लोगों का शक था कि उसके स्टिक में मैग्नेट पाया जाता है। इतना बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो कि हॉकी का जो बेंत होता है उसमें स्टिक में क्या होता है ना कि वो मैग्नेट लगा कर खेलते हैं, ऐसा उनको लगा, क्योंकि वो चिपक जाता था। और इसलिए हॉलैंड में स्टिक को तोड़कर देखा गया था कि उसमें वाकई में कुछ है या नहीं है। वियना एक जगह है, वियना में ध्यानचंद का 4 हाथ बनाया गया और 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लेकर एक मूर्ति बनाई गई है। मेजर ध्यानचंद जो है राष्ट्रीय स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में भारत की राजधानी दिल्ली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। और हॉकी विश्व कप 2010 पुरुष का जो खेल हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष वर्ग में 2010 में वहां आयोजन किया गया था। यह था आपका 11th नंबर का सारा टॉपिक, मेजर ध्यानचंद खेल दिवस, जो आज से संबंधित है। अब मैं चलता हूं अगला, 300 बेड वाला कोविड अस्पताल गोंडा जिला। अब आता है गोंडा जिला। देखो ऐसा करने वाला ये दूसरा है ना, क्योंकि नोएडा पहला आ जाता है। तो गोंडा जिला कहां है बच्चों? यूपी, योगी आदित्यनाथ का। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ ने इसको उद्घाटन किया। और नोएडा में बता दूं, नोएडा में 400 मैं कितना बता रहा हूं? नोएडा में 400 बेड वाले अस्पताल के बाद यह मतलब कौन? जो गोंडा जिला है, गोंडा जिला राज्य का दूसरा ऐसा समर्पित कोविड अस्पताल है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसमें बताया गया कि अस्पतालों में लगभग 48 घंटे, 24 आवर्स नहीं बल्कि 48 घंटे ऑक्सीजन बैकअप
सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से ये कराया जाएगा। और यहाँ का जीआई टैग दिया गया था चुनार बलुआ पत्थर को, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये गोंडा जिला संबंधित है, कहां से? उत्तर प्रदेश से। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, राफेल वायुसेना में शामिल होगा 10 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 30, राफेल, जब राफेल आया था, जब आकाश में 5 राफेल निकले थे, कितना सुंदर मोहक वो दृश्य था कि सीना एकदम चौड़ा हो जा रहा था, लग रहा था कि हाँ कुछ आ रहा है। और न्यूज में तो ऐसा छाया था कि चाइना और पाकिस्तान आज के तक कल आत्महत्या कर लेगा। तो राफेल होगा भारतीय वायुसेना में शामिल कब? तो 10 सितंबर को। इससे आन बान और शान में वृद्धि होगी। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह की मौजूदगी में फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान को अंबाला एयरफोर्स पर या अंबाला एयरबस पर एक सैन्य समारोह में शामिल किया जाएगा। तो अंबाला कहां है? हरियाणा में है। अंबाला कहां है? तो हरियाणा में। माना जा रहा है कि जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ले, ये फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री आप लोग जान रहे हो राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी इसी समारोह में शिरकत करने के लिए भारत आ सकती हैं। महिला हैं या आ सकती हैं, ध्यान देना, महिला है ना। 4.5 जनरेशन वाले राफेल जो है वो फ्रांस से लाया गया है, याद रखना। और आपको बता दूं कि फ्रांस के साथ हमारे बहुत सारे सैन्य अभ्यास भी हुए हैं। मैं सैन्य अभ्यास भी अलग अलग से बता रहा हूं, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शक्ति 2019 जो है, शक्ति 2019 के साथ साथ आप वरुण 2019 याद रखना, वरुण 2019 याद रखना, जो भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास किया गया। इसके अलावा गरुड़ 6 याद रखना, गरुड़ 6 याद रखना 2019। और इसके साथ साथ आप ये याद रखना कि ये अगर याद ना हो तो ये समझना वरुण है और ये गरुड़ है ना, वॉरो गौरव ऐसा नाम आएगा तो फॉरो, वॉरो गौरव फॉरो मतलब फ्रांस। तो शक्ति 2019, वरुण 2019, गरुड़ 6 2019, फ्रांस और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है। फ्रांस की राजधानी पेरिस आप लोग जानते होंगे। इसके राष्ट्रपति का नाम है एमानुएल मैक्रोन कौन है? इसके प्रेसिडेंट। देखो यही सब क्वेश्चन पूछ देता है, जो अभी संधि किसी देश से हुआ है उसका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि सभी देश लिए तो सभी देश का हम लोग रटने लगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। यहां के राष्ट्रपति का नाम है एमानुएल मैक्रोन और यहां के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप होता है ना, एडवर्ड फिलिप, ये पीएम है और ये आपके राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, और वो अगला पॉइंट है 14th नंबर। और वो 14 नंबर क्या कहता है देखा जाए। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष एस सिंह, रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव सिंह, है ना, एस सिंह मतलब संजीव सिंह, याद रखना, है ना। सॉरी क्वेश्चन नंबर में चलता हूं 14 के तरफ। असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधायक, सॉरी मैं एक थोड़ा आगे बढ़ गया था। असम 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 तो मैंने किया ही नहीं। असम की राजधानी दिसपुर है, आप लोग जान रहे होंगे। तो असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक, इस विधेयक में 900 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़ मैंने बताया? 900 करोड़ रुपए की लागत से मंगलदोई में, कौन सा जगह? मंगलदोई एक जगह है, मंगलदोई याद रखना, मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। ये असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उसकी अध्यक्षता में हुई बैठक में समूह 3 और 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 2 वर्ष के लिए, जैसे हम लोग कोई भी जॉब करने के लिए एलिजिबिलिटी होता है ना, क्वालिफिकेशन होता है, तो उसमें एक एज लिमिट होता है, तो उसकी ऊपरी सीमा जो होती है, हाईएस्ट जो लिमिट होता है एज लिमिट, उसकी ऊपरी आयु सीमा को 2 वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया। और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, ये सब जान रहे होगा आप लोग। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष एस सिंह यानी संजीव सिंह, रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष एस सिंह यानी संजीव सिंह, याद रखना है ना। तो संजीव सिंह RIL बोले तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना। संजीव सिंह RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के O2C यानी ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू केमिकल, याद रखना, ऑयल टू केमिकल व्यवसाय की विनिर्माण सेवाओं का नेतृत्व करेगा। कौन? संजीव सिंह, इसका पूरा नाम है संजीव सिंह।
ओके, अब मैं चलता हूं अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। और ये 16 क्या कहता है? 16 कहता है बच्चों DRDO, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, DRDO, रक्षा अनुसंधान, देखो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, है ना, रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान, ठीक है, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोल सकते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में हो गई थी। और फिर मैं बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली के वास्तुकार कौन है? दिल्ली में लूटपाट का शहर है, हमेशा लूटपाट होता है। आप यहां देखोगे वहां देखोगे आपका सामान गायब, तो वो लूटपाट होने के कारण लुटियंस, कौन है? लुटियंस, याद रखना, लुटियंस यहाँ के वास्तुकार हैं, डिजाइनर हैं, ये याद रखना आप अलग से। और आपको बता दूं करंट अफेयर्स के अंतर्गत कि ये 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जो आपका IIT दिल्ली है उसके निदेशक वी राम गोपाल राव करने वाले। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो 45 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार समिति बनाई जाएगी और उस समिति का उद्देश्य होगा प्रयोगशालाएं, जितना भी प्रयोगशाला है उसको सुव्यवस्थित करना और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम के तरीके में बदलाव लाना। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और वो अगला प्रश्न है आसियान इंडिया बैठक। आसियान इंडिया बैठक, आसियान बोले तो हाँ ठीक है, आसियान, हाँ आसियान बोले तो आसियान का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसका करंट अफेयर्स क्या बन रहा है। तो जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, उसने आसियान भारत व्यापारिक परिषद की बैठक को संबोधित किया है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है, जिनका नाम है पीयूष गोयल, याद रखना, अगर पूछेगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखना, इसको वार्तालाप को शुरू किया। और $300 बिलियन 300 बिलियन डॉलर के व्यापार का इसमें लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई गई है। और यह उम्मीद की गई है कि 3C के सहयोग से और प्रतिबद्धता पर जोर दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर आपस में काम करेंगे। और ये यहाँ के जो महासचिव हैं वो महासचिव है HE दातो लिम जोंग होई, जो कि पूछने का संभावना कम है। याद रखना आप यहाँ का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है भाई? इंडोनेशिया, याद रखेंगे, इंडोनेशिया। ओके, अब मैं चलता हूं अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है आपका नीति आयोग, 18 नंबर है नीति आयोग। मैं नीति आयोग के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग ने एशिया के लिए NDC ट्रांसपोर्ट पहल शुरू की है। NDC जो है आपका TIA इंडिया की टीम के द्वारा ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होते हैं, ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं उसके उत्सर्जन में कमी के उपाय पर और परिवहन के लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं वित्त जो भी धारक हैं और संवाद स्थापित करने के लिए, और साथ साथ जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो भी होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, उसके तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए ध्यान को केंद्रित करेगी। भारत का थिंक टैंक है कौन? नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। भारत का थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है किसको? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को, जो योजना आयोग के बदले इसको लिया गया, ठीक है। भारत में थिंक टैंक नीति आयोग भारत में कार्यान्वयन एजेंसी होगी ये। इसका यहाँ के नीति आयोग के CEO है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर, उसका नाम है अमिताभ कांत, और नीति आयोग जो है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये आज 18 पॉइंट आज के तिड़की में खत्म हुआ, और ये करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र में आप लोग ये सारे चीजों के बारे में जानकारी ली। लंबा होगा, थोड़ा विस्तृत होगा, पूर्ण रूप से विश्लेषण होगा, और इस विश्लेषण के द्वारा ही आपका रिजल्ट होगा। तो दोस्तों आज का यहां पर सभा मैं स्थगित करता हूं। अब अगले क्लास में फिर करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र के साथ अगले दिन फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।